इशू जो है लिंग्विस्टिक जो क्राइटेरिया था स्टेट्स के बनाने का, इसको 1920 में नागपुर सेशन में कांग्रेस ने मान लिया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो कांग्रेस की जो प्रोविंशियल कमिटीज थी वो मद्रास एक प्रोविंस था, प्रेसिडेंसी था, लेकिन जो कांग्रेस कमेटी थी वो आंध्रा की अलग हो चुकी थी आंध्रा बनने से पहले। तो कांग्रेस ने 1920 में मान लिया था। ये बात अलग है कि 30 और 40 के दशक में, खासकर जब टू नेशन थियरी के आधार पर पाकिस्तान की मांग ने जोर पकड़ा और उस आधार पर देश का विभाजन हुआ, विघटन हुआ और जो कत्लोगारत हुई, उसके कारण एक तरह की सोच आई कि भाई ये इस तरह की पैरोकियल सेंटिमेंट्स जो हैं, नेशनलिस्ट, कल्चरल नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो हैं, ये देश के लिए अच्छे नहीं हैं। जिसकी बात हमारे को पैनलिस्ट ने भी की, वो जो सिविक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि भाई कल्चरल बेस्ड नेशनलिज्म की बात मत करो। इस देश के अंदर जो रहता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसकी जाति, उसका धर्म, उसकी भाषा, सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, सब बराबर के नागरिक हैं। इसी के कारण जो संविधान बना 1950 में, ऐसा माना गया कि कांग्रेस की जो पहले पूर्ववर्ती सोच थी नागपुर सेशन और उसके बाद, उससे कांग्रेस पलट गई थी, पीछे हट गई थी। जो लिंग्विस्टिक डिमांड्स थी वो कांग्रेस ने नहीं मानी थी। लेकिन आपको मालूम होगा 1952-53 में वो आंध्र प्रदेश में वो एक बंदा जो है उसने जान दे दी अपनी, फास्ट टर्न टू डेथ करके, बड़ी मजेदार कहानी, उसकी कहानी है। लेकिन उसके बाद फिर वो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना 3 मेंबर, और फिर लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया। देखिए, आप हमारे को पैनलिस्ट में जायजा साहब ने भी ये बात कही कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल है उसमें एक बात ये भी होती है कि माइनॉरिटी हैज अ राइट, हैज अ वीटो ओवर डिसीजंस व्हिच अफेक्ट देम, और हमारे देश में इसको कई तरह से कार्यान्वित किया गया है। अगर आप 371 देखें और नागालैंड के लिए जो स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है, तो मैं बहुत तारीफ भी करूंगा हमारे अपने संविधान की। उस प्रावधान के मुताबिक अगर कोई भी केंद्रीय पार्लियामेंट है, संसद है, उसका कोई कानून नागा ट्रेडिशनल लॉ, कस्टम्स या लैंड राइट्स, भूमि पर उनके अधिकार या उनकी संस्कृति को अफेक्ट करेगा, वो वहाँ लागू नहीं होगा जब तक वहाँ की जो लोकल असेंबली है, और वो असेंबली जिसमें पूरा रिजर्वेशन लोकल लोगों को मिला हुआ है। बाहर के लोग वहाँ अगर जाते हैं बस नहीं सकते, ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेनी पड़ेगी। लेकिन इसके वो वोट दे सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ, ज़मीन तो आप नहीं खरीद सकते, वोट दे सकते हैं, आप इलेक्ट नहीं कर सकते। तो असेंबली में पूरा अच्छा, तो आप समझ रहे हैं। तो इस तरह के प्रावधान संविधान में हैं, और ऐसे प्रावधानों को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बहुलतावाद है, इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। अंकुश लगाना, बहुमतवाद पर अंकुश लगाना जरूरी है। अच्छा, दूसरा सवाल एक तो सोवियत संघ से संबद्ध था। आपने पूछा था सोवियत संघ के विघटन के कारण। देखिए, सोवियत संघ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक बात कही कि यूनिटरी स्टेट्स के टूटने का खतरा ज़्यादा होता है, संघीय ढांचों के टूटने का खतरा कम होता है, क्योंकि उनमें लचीलापन होता है। इस तरह की अगर कोई मांग होती है तो उनमें इतना लचीला, अगर वो सही मायनों में संघवाद हैं, संघ हैं, तो उनमें लचीलापन होता है। अगर जैसा भारत में है, अगर लचीलापन नहीं है तब उनके टूटने का खतरा ज़्यादा है। सोवियत संघ के साथ ये हुआ कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें तो उन्होंने ऐसे ऐसे प्रावधान किए जो कि किसी भी संघीय ढांचे में नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके टूटने का खतरा है, तो उनको निकलने का राइट टू सेसीड उनको दिया, राइट टू बिकम मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिया।
लेकिन जो सोवियत संघ का ढांचा था, जिसको किसी ने पार्टी स्टेट कहा, जहां मोनोपोली ऑफ पॉलिटिकल पावर था, एक राजनीतिक दल के हाथ में पूरी सत्ता थी, केंद्रित सत्ता थी, ऐसे में ये चीजें बेमानी हो गई थी, इनके कोई मायने रह नहीं गए थे। कहने को आपने राइट टू सेसीड दे दिया, राइट टू कंडक्ट इंटरनेशनल फॉरेन रिलेशंस दे दिया। कल जिक्र हुआ था, प्रोफेसर नारायण ने इस बात का जिक्र किया था, आपको याद होगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर ये तो एक्सपर्ट हैं, इसके ऊपर 2 घंटे का लेक्चर आपको दे सकते हैं। वो समय हमारे मेरी कमजोरी है बोलना है। मैंने चंचल से कहा था पिछली बार जब बुलाया था, यार 10-20 मिनट आधे घंटे के लिए मुझे मत बुलाया, बोलने में 2-4 घंटा बोलने को दो, तब तो बुलाओ। बस आखिरी बात रूस और भारत, मैंने बताया कि संघवाद जो है ये स्ट्रक्चर्स और कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा प्रोसेस, यानी हिंदी में प्रक्रिया से संबद्ध है। प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है। रूस का अगर संविधान आप देखें तो वो हमसे बहुत ज्यादा संघात्मक है। हमारे यहाँ केंद्रीय सरकार, केंद्रीय संसद जो है, राज्यों की सीमा बदल सकती है, नाम बदल सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है बिना राज्यों की सहमति के। रूस में ऐसा नहीं सकता है। रेसिडुअल पावर्स जो है, ये बहुत बड़ा माना जाता है मानक कि कोई कितना संघीय है। रेसिडुअरी पावर्स किसके पास, हाँ, किसके पास हैं? हमारे देश में जो रेसिडुअरी पावर्स हैं वो केंद्रीय सरकार के पास हैं। रशिया में रेसिडुअरी पावर्स जो हैं वो उनके यूनिट्स के पास हैं। इसके बावजूद, अब उस पर मुझे ज़्यादा बोलना पड़ेगा, अगर जो रूस की प्रक्रिया आप देखें तो वो पूरी तरह जो है अब एकीकृत हो गई है। अब खासकर पिछले विगत 15 वर्षों में जो पुतिन जब राष्ट्रपति बने, उसके बाद उन्होंने एक वर्टिकल ऑफ पावर क्रिएट कर शुरू किया करना, और उन्होंने बात की डिक्टेटरशिप ऑफ लॉ एज अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ। क्योंकि 90 के दशक में येल्सिन के समय में जब वहाँ अव्यवस्था थी, लेकिन कुछ विचारकों का मानना है कि रूस जो है बहुत आज के मुकाबले ज़्यादा खुलापन था रूस में, ज़्यादा लिबरल था रूस आज के मुकाबले, और ज़्यादा संघीय था। आज वो नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत ही स्थितियाँ खराब होने लगी। पुतिन ने आने के बाद उन्होंने कहा नहीं, अब तो स्थितियों को संभालने के लिए वापस केंद्रीकरण करना पड़ेगा। तो इसलिए रूस पर मैं और बोल सकता हूँ, लेकिन समय नहीं है। तो प्रक्रिया जो है रूस में अब बहुत एकीकृत हो गई है। हमारे यहाँ प्रक्रिया के स्तर पर हमारा संघीय ढांचा जो है वो बहुत मजबूत हो गया। बस ये फंडामेंटल मैं कहूँगा अंतर है। जो होमोजेनाइजेशन है और इंडिविजुअलिज्म दोनों मिलके वो पार्ट है लिबरल इंडिविजुअलिज्म का या लिबरल पॉलिटिकल थियरी का। तो कल्चरल रिलेटिविज्म इज अ क्रिटिक ऑफ यूनिवर्सलिज्म एंड इट्स अ क्रिटिक ऑफ होमोजेनाइटी। So therefore it would like to have more heterogeneous group coexisting together with different kinds of their cultural baggages. ठीक है? दूसरी सवाल आपने ये पूछा था कि लिबरल इंडिविजुअलिज्म के बारे में जो आपके दिमाग में था, या कम्युनिटेरियनिज्म, इसमें सीधा का सीधा जो है वो आप डिबेट को इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस ग्रुप राइट्स के तरह से देखें। ठीक है, पहला। और दूसरा जो है ग्रुप की जो फाउंडेशंस हैं, जो ग्रुप बना है और जो ग्रुप है उसके फाउंडेशंस क्या क्या हैं, क्या वो ग्रुप जो है वो जो प्रिंसिपल्स हैं मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, इज दैट ग्रुप अधेयरिंग टू दोज प्रिंसिपल्स, एंड इंडिविजुअल जो है वो उसके प्रिंसिपल्स क्या है। सो तभी हम दोनों जो है इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस ग्रुप राइट्स को देख सकते हैं। लेकिन इसके बैकग्राउंड पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में देखना पड़ेगा। एक सवाल आया था कि एसिमेट्री से हम क्या सिमेट्री की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे प्रक्रिया इन द सेंस इट्स अ प्रोसेस वेयर ऑफ कोर्स यू नो इफ द टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिवर्सलिज्म and homogeneity goes on कि एक ही कल्चर है, एक ही नेशन है,
एक ही है, वो एक क्या है वो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। पर अगर वो है तो फिर हम सिमेट्री की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हम एसिमेट्री और सिमेट्री जो है वो लोगों के बीच के रिश्ते को समझ करके हम कहना चाह रहे हैं, रादर दैन जो लाइन्स जो इन्होंने टेरिटोरियल लाइन्स जो बताया है। तो लोगों के बीच के जो रिश्ते हैं वो कैसे हो रहे हैं, क्या स्टेट इंश्योर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है कुछ कल्चरल ग्रुप्स के जो है उनके साइंस के सिंबल्स को क्या प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर स्टेट प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो सिमेट्री की तरफ जाएगा, अगर स्टेट प्रोटेक्ट करेगा तो हम एसिमेट्री की तरफ। और एसिमेट्री जो है वो मुझे तो कई बार कही कि एसिमेट्री ये एक अपने आप में अच्छी चीज है, क्योंकि एसिमेट्री फेडरलिज्म के नेचर में ही है। शेयरिंग ऑफ पावर, जैसे कि यूनिटरी को अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि शेयर करो पावर, सो देयर आर सर्टेन ग्रुप्स हु आर डिमांडिंग दैट गिव मी मोर पावर, सो ये उसके नेचर में ही है। सो एसिमेट्री इन इटसेल्फ इज गुड, it's a good the good of asymmetry. And the second thing about asymmetry is that asymmetry would make the existence of different types of people in a better society. So for a better society it is imperative. न्योलिबरल स्टेट जो है, न्योलिबरल लार्जली हम स्टेट के रूप में प्रिंसिपल्स वो विड्रॉ करता है, तो सिविल सोसाइटी बड़ा हो जाता है, तो उसमें स्टेट का बहुत डिफरेंट तरह का जो रोल है वो देखने को आता है। और न्योलिबरल लार्जली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सिविल सोसाइटी में छोड़ देता है कि आप लोग अपने से कीजिए, स्टेट इसमें जो है हम नहीं ज़्यादा इंटरवीन करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम रेगुलेट करेंगे ये। लेकिन जैसे ही छोड़ता है कल्चर के साथ, जैसे उन्होंने कल्चर के साथ इकोनॉमिक्स भी जुड़ा हुआ है, तो जहाँ जहाँ क्लैश होगा वहाँ स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा। आप हर जगह देखें जहाँ भी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, टेंशंस हो रहा है बिटवीन ग्रुप्स, इट इज नॉट ओनली अबाउट कल्चर बट ऑल्सो विद इन कल्चर देयर इज इकोनॉमिक्स। सो स्टेट हैज टू, सो इन अ न्योलिबरल स्टेट आई थिंक द debate gets more sharpened, and if the state can contain the violence, so ठीक है, more debate, more discourse। और एसिमेट्री में रिजर्वेशन है, किसी ने कहा था रिजर्वेशन, एसिमेट्री में अफर्मेटिव एक्शन की सख्त जरूरत है। और अफर्मेटिव एक्शन जहाँ जहाँ एसिमेट्री है वो आप देखेंगे कि वहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसीज ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हालांकि हर लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी एक्सपैंड करने की, एम्पावरमेंट का जो उसका कॉन्सेप्ट है वो एक्सपैंड करना चाह रहा है कि हमारा हर सिटीजन जो है एम्पावर हो जाए, हर सिटीजन पावरफुल हो जाए। अगर उसके दिमाग में ये बात है तो एक्सपैंड करना ही पड़ेगा, और करने के लिए बुलाना पड़ेगा लोगों को, वो एजुकेशन में, हेल्थ में, एक्सेट्रा जो भी है। सो रिजर्वेशन डोंट सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नेगेटिव फॉल आउट ऑफ एसिमेट्री, बट इट्स अ पॉजिटिव फॉल आउट।